नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, स्कूल शिक्षा विभाग, हरियाणा सरकार। विश्व की प्रमुख सभ्यताओं के अध्ययन के क्रम में आज हम चीन की सभ्यता का अध्ययन करेंगे। चीन की सभ्यता आज से 5000 साल पहले हवांग हो नदी के आसपास विकसित हुई। इससे पहले हमने जितनी भी सभ्यताओं का अध्ययन किया, फिर चाहे वो सरस्वती सिंधु सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता हो या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, सभी नदियों के आसपास ही विकसित हुई। तो इसी प्रकार चीन की सभ्यता भी हवांग हो नदी के आसपास विकसित हुई। चीन का नाम आते ही हमारे सामने जो पहली तस्वीर उभरती है वो है चीन की महान दीवार। इस दीवार का निर्माण चिन वंश के राजा शी हवांग टी ने करवाया था, विदेशी आक्रमणकारी हुनों से देश की रक्षा करने के लिए। कहते हैं कि यह दीवार इतनी विशाल है कि चांद से भी इसको देखा जा सकता है। इसके अलावा चीन अपने रेशम पालन के लिए भी जाना जाता है। लित्जू नाम की रानी ने चीन के लोगों को रेशम के कीड़े पालने का ज्ञान कराया था। तो चीन में अलग अलग समय पर अलग अलग राजवंशों का शासन रहा है। अब इन राजवंशों की या चीनी सभ्यता की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, लोगों का धार्मिक और सामाजिक जीवन कैसा था, लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, इन सब बातों का अध्ययन आज हम चीन की सभ्यता में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चीन की सभ्यता। कक्षा 10 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक इतिहास भारत एवं विश्व, इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। तो प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताओं के अंतर्गत आज हम चीन की सभ्यता का अध्ययन करेंगे कि चीन की सभ्यता वास्तव में कैसी सभ्यता थी। विश्व मानचित्र पर अगर हम चीन को देखें तो एशिया महाद्वीप में आता है। रेड रेड जो आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा चीन है। अगर इसके पड़ोसी देशों के हिसाब से देखें तो ये चीन है और इसका पड़ोसी देश भारत है, नेपाल, भूटान, बर्मा, मंगोलिया, कजाकिस्तान, ये इसके पड़ोसी देश लगते हैं। चीन का ही अगर हम बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं ये चीन की महान दीवार है। रेड रेड जो देख रहे हैं जो वहां पर बनाई गई थी हून शासकों से देश की रक्षा करने के लिए। इसके अलावा चीन में कई प्रकार की नदियां भी हैं। तो ये अलग अलग सभ्यताओं की बात हम कर चुके हैं। अभी तक हम सरस्वती सिंधु सभ्यता का अध्ययन कर चुके हैं और मेसोपोटामिया की सभ्यता का अध्ययन भी कर चुके हैं। मिस्र की सभ्यता का अध्ययन भी हम कर चुके हैं। ग्रीस की सभ्यता या ग्रीक की सभ्यता का अध्ययन, यूनान की और रोम की सभ्यता का अध्ययन भी कर चुके हैं। तो ये चीन की सभ्यता थी जो वहां पर विकसित हुई थी। तो आज इसी चीन की सभ्यता का अध्ययन हम करेंगे। तो चीन के जन्म या संसार की उत्पत्ति के बारे में अगर मिथक देखें वहां पर मिथ भी हैं। अलग अलग देशों ने या अलग अलग देशों में लोगों ने संसार की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग धारणाएं हैं। भारत में भी है कि भारत में ये माना जाता है कि जो संसार की उत्पत्ति है ब्रह्मा ने जी ने की है। तो चीन में मिथकों के अनुसार चीन का जन्मदाता आदि पुरुष पानकू नाम के शासक को माना जाता है। वहां पर संसार की उत्पत्ति पानकू नाम के शासक ने की थी। ऐसा माना जाता है कि वह दो रहस्यमयी शक्तियों के संयोग से पैदा हुआ था। उसने 18,000 सालों तक कठोर परिश्रम करके अंतरिक्ष में उड़ते हुए ग्रेनाइट के पत्थरों को पृथ्वी, चांद और तारों का रूप दिया। तो ऐसा उनका ऐसी मान्यता है या उनकी ऐसा विश्वास है कि पानकू नाम के जो राजा हुए हैं उन्होंने ही आकाश में उड़ते हुए जो ग्रेनाइट के पत्थर थे उन्होंने ही उसको पृथ्वी, चांद, क्योंकि 18,000 सालों तक उन्होंने इसके लिए कठोर परिश्रम किया और इनको पृथ्वी, चांद और तारों का रूप दिया। चीनी लोगों का मानना है कि पानकू की मृत्यु के बाद उनका सिर पहाड़ों के रूप में परिवर्तित हो गया, उसकी छाती बादलों और हवा के रूप में परिवर्तित हो गई, उसकी आवाज ने बिजली और बादलों की गर्जना का रूप ले लिया, उसकी धमनियों ने नदियों का रूप धारण कर लिया
उसका जो मांस था, मांस खेतों में बदल गया और उसके बालों ने पेड़ पौधों का रूप धारण कर लिया, यानी कि पूरे के पूरे शरीर से ये पृथ्वी का निर्माण हुआ। उसका पसीना वर्षा के जल में परिवर्तित हो गया। अंत में उसके शरीर पर जो कीड़े पैदा हुए उन्होंने मानव जाति का रूप धारण कर लिया। पूरे के पूरे शरीर से ही सारी पृथ्वी का निर्माण किया है, हुआ है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु या पेड़ पौधे या पहाड़ हैं, इस प्रकार पानकू ने संसार की रचना की। तो उनकी ऐसी धारणा है कि पानकू नाम के राजा ने इस संसार की रचना की है। चीन की सभ्यता का विकास कैसे हुआ, ये जानना जरूरी है। चीन की सभ्यता का विकास 3000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। 3000 ईसा पूर्व का मतलब है कि अगर वर्तमान समय के 2022 भी जोड़ दें तो आज से 5022 साल पहले 3000 ईसा पूर्व चीन की सभ्यता का विकास हुआ। इस सभ्यता का उदय हवांग हो, ये नदी, पीली नदी भी इसको कहते हैं, हवांग हो। ज्यादातर हमने देखा है सभ्यताओं का विकास, चाहे वो सरस्वती सिंधु सभ्यता थी तो सरस्वती और सिंधु नदियों के आसपास विकसित हुई। मिस्र की सभ्यता की अगर हम बात करें तो वो नील नदी के आसपास विकसित हुई। और मेसोपोटामिया की सभ्यता की अब बात करें तो दजला और फरात दो नदियों के बीच विकसित हुई। इसी प्रकार चीन की सभ्यता की अगर हम बात करें तो चीन की सभ्यता का उदय हवांग हो या पीली नदी के आसपास हुआ था। हवांग हो का शाब्दिक अर्थ होता है पीली नदी, इसलिए वहां इसे पीली नदी भी कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जो हवांग हो नदी है, मानचित्र में अगर आप देख रहे हैं रेड रेड अगर हम चलें, ये हवांग हो नदी है जो पूरे चीन में से काफी लंबी नदी है। इसको येलो नदी भी कहते हैं, जो बहती है और पीले सागर में जाकर ये गिरती है। येलो सी इसको कहते हैं, उसमें जाकर गिरती है। हवांग हो नदी चीन में हर साल बाढ़ लेकर आती थी, इसलिए इसे चीन का शोक भी कहा जाता है कि भाई चीन के लिए ये वरदान नहीं है बल्कि विपत्ति है। चीन का शोक भी इसको कहते हैं। चीन के लोग इस नदी को अपने लिए विपत्ति मानते थे, उन अपने लिए कठिनाइयां मानते थे, कठिनाई लेकर उनके लिए आती थी। चीन की दूसरी बड़ी नदियों की अगर हम बात करें तो यांगत्सी, और तीसरी बड़ी नदी सिकियांग है। यांगत्सी और सिकियांग दो अन्य और नदियां हैं, तो इनको भी देखें। ये जो आप देख रहे हैं रेड रेड, ये यांगत्सी नदी है, ये भी चीन में से बहती है। और सिकियांग नदी ये आप यहां देख रहे हैं, ये सिकियांग नदी है। तो तीन नदियां मानी जाती हैं। इन तीन नदियों ने चीन की सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यहाँ ये जो सभ्यता थी, चीन की जो सभ्यता थी वो पीली नदी के आसपास, यहाँ पर इसको हम कहें, यहाँ पर ये विकसित हुई है। इसको चीन की सभ्यता हम कहते हैं, इस नदी के आसपास ये विकसित हुई है। तो तीन नदियों ने चीन की सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चीन के राजा या सम्राट कौन कौन हुए हैं, तो चीनी इतिहासकारों के अनुसार चीन का पहला सम्राट फूसी था, ऐसे ही नाम उनके होते हैं। तो पहला सम्राट चीनी इतिहासकारों के अनुसार चीन का जो माना जाता है फूसी था। उसने 2852 ईसा पूर्व से लेकर 2738 ईसा पूर्व तक चीन पर शासन किया। उसी ने चीन के लोगों को घर बनाना, शिकार करना, पशु पालना, मछली पालना आदि सिखाकर चीनी सभ्यता की नींव डाली। तो चीनी सभ्यता की नींव डालने का काम जो था वो फूसी ने किया, क्योंकि इससे पहले चीन के लोग खानाबदोश जिंदगी जीते थे, घरों में नहीं रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। लेकिन फूसी राजा ने उनको घर बनाना, शिकार करना, पशु पालना, मछली पालना आदि बातें सिखाई और चीनी सभ्यता की नींव रखी। चीन का दूसरा प्रमुख सम्राट शेन नूंग था। उसने कुदाल और हल का आविष्कार करके चीन के लोगों को खेती करना सिखाया। तो शेन नूंग का भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान चीन के इतिहास में माना जाता है, क्योंकि उसने चीन के लोगों को खेती करना सिखाया। इसके बाद चीन के लोग खानाबदोश जिंदगी छोड़कर किसान बन गए और गांव में रहने लगे, गांव बनाकर रहने लगे। इसलिए चीन के लोग, तो उसे जो शेन नूंग था उसको कृषि का देवता भी वो कहते हैं। चीन का तीसरा सम्राट हुआंग टी था। इन्हें चीनी जाति का पिता भी कहा जाता, हुआंग टी को चीनी जाति का पिता भी कहा जाता है। इनकी पत्नी या फिर रानी का नाम लितजू था। महत्वपूर्ण नाम है ये, क्योंकि चीन में आता है ये। लितजू ने ही सबसे पहले चीन के लोगों को रेशम के कीड़े पालने का ज्ञान दिया था। हुआंग टी की जो रानी थी लितजू, उसका महत्वपूर्ण योगदान है चीन में, क्योंकि उसने ही चीन के लोगों को रेशम के कीड़े पालने का ज्ञान दिखाया था, रेशम के कीड़े पालना सिखाया था। हुआंग टी ने छोटे छोटे भागों में बटे चीन को संयुक्त चीन बनाया, एक बड़ा चीन बनाया। पहले छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था, तो उन्होंने इसको एक संयुक्त चीन बनाया और अपने साम्राज्य को उन्नति के शिखर तक पहुंचाया।
हुआंग टी के समय में चीन में अनेक चीजों का आविष्कार हुआ, जैसे वेशभूषा, चीन के लोगों की अपनी वेशभूषा बनी, ओखली, गाड़ी, तीर कमान, मुद्रा आदि। तो हुआंग टी ने एक तो चीन को संयुक्त चीन बनाया और कई सारी चीजों का आविष्कार किया, अपने साम्राज्य को उन्नति के शिखर तक पहुंचाया। हुआंग टी के बाद चीन में अनेक राजवंशों ने शासन किया। उसके बाद अनेक राजवंश का मतलब है कि जब राजा के बाद उसका बेटा बनता है और लंबे समय तक वो शासन करते रहते हैं। तो इन राजवंशों में सिया वंश, शांग वंश, चाउ वंश, चिन वंश, तांग वंश, शुंग वंश आदि का वर्णन किया जा सकता है। तो इनका एक एक करके इनमें से कुछ का वर्णन हम करेंगे। तो पहला आता है उसमें शिया वंश। शिया वंश चीन का सबसे पहला राजवंश, ये सबसे पहला राजवंश था, याद रखना है। तो सबसे पहला राजवंश शिया राजवंश था, जिसकी स्थापना यू द्वारा की गई थी। राजा का नाम है, तो इसने शिया राजवंश की स्थापना की थी। उनके समय से राजा का पद वंशानुगत हो गया था। वंशानुगत का मतलब था कि उसके बाद राजा का पुत्र या फिर उसका भाई बनने लगा था। ऐसा माना जाता है कि यू ने ही चीन को भयंकर बाढ़ से होने वाली हानि से बचाने के लिए चीन की 9 नदियों का मुंह चौड़ा करवा के उनके बहाव को समुद्र की तरफ मुड़वाया था, क्योंकि नदियां जो थी चीन में भयंकर तबाही लेकर आती थी। तो यू जो है शिया राजवंश का राजा हुआ है, उन्होंने ही चीन के लोगों को भयंकर तबाही से बचाने के लिए 9 जो नदियां थी चीन की, उनका मुंह चौड़ा करवा के उनके बहाव को समुद्र में मड़वाया था, ताकि पानी जो है वो समुद्र में जा सके। शांग वंश उसके बाद दूसरा राजवंश जो आता है। तो टांग या फिर थांग, कुछ प्रोनाउंसिएशन में या उच्चारण में कुछ फर्क हो सकता है, कुछ टांग कहते हैं, कुछ थांग कहते हैं। तो टांग या थांग नामक राजकुमार ने शिया राजवंश के अंतिम शासक को पराजित करके शांग वंश की स्थापना की। शांग वंश, कुछ थांग कहते हैं उसको, कुछ टांग कहते हैं, शांग वंश की स्थापना की। चीन के राजनीतिक इतिहास की जानकारी इसी वंश के काल से प्राप्त होती है। इससे पहले जो भी है वो सारी की सारी मिथ कथाएं हैं या सिर्फ मान्यताएं हैं। तो यहां से शांग वंश की जब स्थापना हुई, वहीं से इसके चीन के इतिहास की जानकारी प्राप्त होनी शुरू होती है। शांग वंश के लोग ईंटों का प्रयोग नहीं जानते थे, इसलिए उस समय लोग मिट्टी के मकानों में रहते थे, जिनकी छतें घास फूस की बनी होती थी। तो उस जमाने में मतलब उनको ईंटों का आविष्कार करना नहीं आया था, मिट्टी के घरों में रहते थे। शांग वंश का अंतिम शासक चाउ शिन था। उसने चाउ शिन, इनका ये शांग वंश का था अंतिम शासक था। उसने चाउ वंश के सरदार वेन वांग को हराकर बंदी बना लिया। वेन वांग को छोड़ने के लिए उन्होंने मतलब चाउ शिन ने, तो वेन वांग के पुत्र वू वांग से जुर्माने की एक बड़ी रकम मांगी, और यह रकम वसूलने के बाद ही उन्होंने वेन वांग को छोड़ा। तो अपने पिता वेन वांग की इस पराजय का बदला लेने के लिए उनके पुत्र वू वांग ने चाउ शिन के खिलाफ विद्रोह कर दिया और उन्हें गद्दी से उतार दिया। इस हार से दुखी होकर चाउ शिन ने अपने महल में आग लगा ली और आत्महत्या कर ली। इस प्रकार शांग वंश का अंत हो गया। तो अगला वंश आता है चाउ वंश। चाउ वंश में क्या हुआ? चाउ वंश का संस्थापक वू वांग था, ये पीछे आपको बताया जा चुका है। वू वांग इसका संस्थापक था, लेकिन वू वांग की कमजोरी यह थी कि वह राजपाट पर ध्यान न देकर अपनी पत्नी को खुश करने में लगा रहता था। सबसे बड़ी ये थी कि वो अपनी पत्नी को खुश करने में लगा रहता था, और शासन पर ध्यान न देने के कारण बर्बर जातियां, जिनको वो चीन के लोग कहते थे, तो बर्बर जातियों के लोगों ने मिलकर वू वांग पर आक्रमण कर दिया। कोई भी सामंत उसकी सहायता के लिए नहीं आया। इसका परिणाम यह हुआ, क्योंकि सामंत नीचे उसके काम करते थे, तो सारा का सारा राजपाट पर ध्यान नहीं देता था। तो सामंत जब उस पर आक्रमण हुआ तो कोई भी सामंत उसकी सहायता करने के लिए नहीं आया। इसका परिणाम यह हुआ कि वू वांग मारा गया युद्ध में। चीन में चाउ वंश का शासन, लेकिन सिर्फ वू वांग मारा गया था। चाउ वंश का शासन जो है काफी लंबे समय तक रहा। लाओ त्से और कन्फ्यूशियस जैसे दार्शनिक, चीन के ये 2 महान दार्शनिक हुए हैं। लाओ त्से और कन्फ्यूशियस जैसे दार्शनिक भी चाउ वंश के शासन काल में हुए। इस काल में उच्च कोटि के साहित्य की रचना हुई, इसलिए इस काल को चीनी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। जो चाउ वंश का शासन काल रहा है चीन में, उसको चीन का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि महान दार्शनिक इसी समय हुए हैं। ये कन्फ्यूशियस का चित्र आप देख रहे हैं, जो चीन का एक महान दार्शनिक हुए हैं।
चाउ वंश के काल को सामंती युग भी कहा जाता है, सामंतों का युग भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसी काल में चाउ शासकों ने अपने साम्राज्य को अनेक खंडों में विभाजित करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उन्हें अपने संबंधियों और मित्रों को सौंप दिया। तो ये सामंत जो थे, जो इनको सामंत कहा जाता है, तो उस समय अपने जो साम्राज्य था उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, राज्य बना दिए और उसको अपने मित्रों या फिर सगे संबंधियों में बांट दिया। इनके शासक को सामंत कहते थे और ये सामंत आवश्यकता पड़ने पर युद्ध में अपने सैनिकों के साथ राजा की मदद भी करते थे। चाउ वंश के काल में राजा को स्वर्ग पुत्र माना जाने लगा था। ये चाउ वंश की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है या विशेषता है कि तब राजा को स्वर्ग पुत्र कहा जाने लगा था। वह राजनीतिक और धार्मिक मामलों में सर्वोपरि होता था, सबसे ऊपर उसको स्थान दिया जाने लगा था। इस काल में राजा को वांग कहा जाता था। अंडरलाइन कीजिए, एक महत्वपूर्ण है, चाउ वंश में राजा को वांग कहा जाता था। उसके बाद आता है चीन वंश। चीन वंश की स्थापना 255 ईसा पूर्व में लीसु ने की थी। दोबारा फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, चीन वंश की स्थापना 255 ईसा पूर्व में लीसु ने की थी। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा वांग चेंग था। ये चीन वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था, वांग चेंग था। बाद में उसने अपना नाम बदलकर शी हुआंगटी पहले चीन का एक राजा हुआ है, तो उसी से मिलता जुलता नाम उसने रख लिया, जबकि वांग चेंग वास्तव में उसका नाम था। बाद में उसने अपना नाम बदलकर शी हुआंगटी रख लिया। उसने चीन के उत्तर पश्चिम में विदेशी आक्रमणकारी हुनों को रोकने के लिए, चीन वंश के ही शी हुआंगटी ने ही, तो विदेशी आक्रमणकारी हुनों को रोकने के लिए चीन की एक महान दीवार का निर्माण करवाया। बड़ी लंबी दीवार है ये, तो ये आप देख रहे हैं, तो एक विशाल दीवार मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि चांद पर जाएं तो वहां से भी ये चीन की दीवार दिखाई देती है, और इस दीवार के आगे जो मिस्र के पिरामिड है वो भी छोटे दिखाई देते हैं। यह दीवार 1500 मील लंबी, कुछ 15,000 मील लंबी भी कहते हैं, तो 1500 मील लंबी, 22 फीट ऊंची और 20 फुट चौड़ी है। तो ये जो रेड आप देख रहे हैं चीन की महान दीवार, ये दीवार है 1500 या 15,000 के लगभग इसकी लंबाई मानी जाती है। 20 फुट चौड़ी है और 22 फुट ऊंची है। तो मेन जो दीवार बनाई गई थी वो हुनों से के आक्रमण को रोकने के लिए बनाई गई थी। इस दीवार का निर्माण करवाने के लिए अनेक लोगों को बेगार का मतलब है कि जब आप बिना वेतन के काम करवाते हैं तो ऐसी स्थिति को बेगार कहते हैं। तो चीन की इस दीवार का निर्माण करवाने के लिए अनेक लोगों को बेगार करनी पड़ी थी। इसलिए भव्य और उपयोगी होने के बावजूद भी यह दीवार चीन में घृणा का प्रतीक बन गई थी कि उसको लोग पसंद नहीं करते थे। शी हुआंगटी का साम्राज्य 40 प्रांतों में बटा हुआ था। उस समय जो साम्राज्य था वो 40 प्रांतों में बटा हुआ था, 40 राज्य थे। इतने बड़े साम्राज्य को अपने अधीन बनाए रखने के लिए तथा सेना के आवागमन के लिए उसने सड़कों और नहरों का जाल बिछाया था। 40 प्रांतों में उसका साम्राज्य बटा हुआ था। उसने पूरे देश में एक भाषा, एक लिपि और एक समान माप तोल की प्रणालियां लागू की। तो शी हुआंगटी के समय की यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। पूरे देश की एक भाषा, एक लिपि और एक समान माप तोल की प्रणाली उन्होंने लागू की। चीन की सभ्यता की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो चीन की पुरानी कथाओं से, कन्फ्यूशियस द्वारा रचित काव्य संग्रह, उनके दो हैं, भूचिंग और भीचिंग नाम के, और पूरा पौराणिक अवशेष, अस्थि अभिलेख तथा वृद्धमांड से मिलती हैं। जो वहां से चीजें मिली हैं उनसे चीनी सभ्यता की जानकारी हमें मिलती है। चीन की सभ्यता में शासन व्यवस्था को अगर हम देखें, कैसी शासन व्यवस्था थी, तो चीन में राजा को वांग कहा जाता था। अंडरलाइन कीजिए, याद रखना है, राजा को वहां पर वांग, अलग अलग सभ्यताओं में राजा को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। चीन में उसको वांग कहा जाता था। वह सबसे बड़ा न्यायाधीश और सबसे बड़ा पुरोहित होता था, वही सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। जनता उसे अपना पिता समझती थी और ईश्वर पुत्र कहकर, क्योंकि उसको स्वर्ग पुत्र कहा जाने लगा था, तो ईश्वर पुत्र कहकर उसकी पूजा करती थी। वांग को प्रशासनिक कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें 4 मंत्री होते थे। अकेला शासन नहीं करता था, शासन कामों में सलाह देने के लिए एक परिषद भी होती थी जिसमें 4 मंत्री होते थे। आर्थिक जीवन, अगर चीन की बात करें हम, कैसा था आर्थिक जीवन, तो चीन के लोगों का मुख्य काम कृषि और पशुपालन था। वे बाजरा, चावल, गेहूं और फलों की खेती करते थे। चावल, क्योंकि नहरों के, नदियों के बीच का क्षेत्र था, तो चावल और चाय की खेती सबसे ज्यादा होती थी।
उपजाऊ जमीन पर 9 परिवार मिलकर खेती करते थे। जो वहां पर सबसे उपजाऊ जमीन होती थी, 9 परिवार मिलकर खेती करते थे और इस प्रकार की खेती करने की प्रणाली को वहां चिंगतियेनप प्रणाली कहते थे। जब 9 परिवार जो सबसे उपजाऊ भूमि पर, तो अकेला व्यक्ति खेती नहीं करता था, कई परिवार मिलकर खेती करते थे और इस प्रकार की प्रणाली को वहां चिंगतियेनप प्रणाली कहते थे। उद्योग धंधों की अगर हम बात करें तो चीन में उद्योग धंधों का भी काफी विकास हुआ था। चीन के लोगों का मुख्य व्यवसाय रेशम उद्योग था। मेन जो उनका काम धंधा था तो उनका रेशम पालन उनका काम था, जिसमें रेशम तैयार करना और रेशम का कपड़ा बनाना प्रमुख था। ये काम वो मुख्य रूप से करते थे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण उद्योग चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना भी था। वर्तमान समय में चीनी मिट्टी के बर्तन आपने देखे होंगे, तो ये भी चीन के लोगों का एक खास व्यवसाय उस समय होता था। चीन के लोग मछली पकड़ने का काम भी करते थे। चीन में व्यवसाय वंशानुगत होता था, मतलब एक परिवार जो अगर खेती करने काम कर रहे हैं तो खेती करते थे, जो मछलियां पकड़ने काम कर रहा है वो मछलियां पकड़ने का ही काम करता था। तो जो व्यवसाय होता था रेशम पालने का जो काम है वो रेशम पालने का ही काम करते थे, तो इसको वंशानुगत कहते हैं और इसे बदलना पाप समझा जाता था। सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो चीन का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। चीनियों का मानना था कि संसार के निर्माता पानकू, क्योंकि उनको ये मानते हैं कि संसार की जो रचना है वो पानकू नाम के राजा ने की है, तो चीनियों का मानना था कि संसार के निर्माता पानकू ने समाज के 4 वर्ग बनाए थे। पहला वर्ग मंडारिन का था, जिसमें विद्वान, अध्यापक और उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति आते थे। ये पहला वर्ग था उनका। दूसरा वर्ग किसानों का था, तीसरा वर्ग कारीगरों का था और चौथा वर्ग व्यापारियों का था। तो 4 वर्ग थे, पहला मंडारिन, दूसरा किसान, तीसरा कारीगर और चौथा व्यापारी। चीन के समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी और परिवार का मुखिया वयोवृद्ध व्यक्ति वहां पर होता था। जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता था वो परिवार का मुखिया होता था। चीन के लोग अपने अलावा किसी भी जाति को सभ्य नहीं समझते थे। ये भी चीनी सभ्यता की एक खास विशेषता है कि वो दुनिया में सिर्फ अपने को सभ्य समझते थे। वे अपने आप को स्वर्ग के नीचे स्थित राज्य तिएनसिया कहते थे, जिसका मतलब है स्वर्ग के नीचे स्थित राज्य। तो अपने आप को सबसे सभ्य जाति वो समझते थे। धार्मिक जीवन, चीन के लोग बहुदेववादी थे। बहुदेववादी का मतलब है कि वे अलग अलग प्रकृति के देवी देवताओं की पूजा करते थे। जैसे आकाश का देवता यंग, वायु और पृथ्वी का देवता चीन उनका होता था। इसके अलावा चीन के लोग अंधविश्वासी भी थे। वे भूत प्रेत और जादू टोने में भी विश्वास करते थे। ये सभी सभ्यताओं में देखने को मिलता है कि जादू टोने में विश्वास लोगों का रहा है। तो चीन की सभ्यता के बारे में हमने विस्तार से जो अध्ययन किया उसकी मुख्य बातें क्या है। चीन की सभ्यता का विकास 3000 ईसा पूर्व के आसपास हवांगहू, या जिसको पीली नदी कहते हैं, के आसपास हुआ था। हवांगहू नदी को चीन का शोक भी कहते हैं, क्योंकि यह नदी हर साल चीन में बाढ़ लेकर आती थी। चीन का पहला सम्राट फूसी था। उसी ने चीन के लोगों को घर बनाना, शिकार करना, पशु पालना, मछली पालना आदि सिखाकर चीनी सभ्यता की नींव डाली। चीन का सबसे प्रसिद्ध सम्राट हुआंगटी था। इन्हें चीनी जाति का पिता भी कहा जाता है। चीन में अनेक राजवंशों ने शासन किया, जैसे सिया वंश, शांग वंश, चाओ वंश, चिन वंश, तांग वंश, शुंग वंश आदि। लाओ त्से और कन्फ्यूशियस चीन के महान दार्शनिक थे, सबसे महान दार्शनिक माने जाते हैं। चीन वंश के शासक शी हुआंगटी ने चीन की महान दीवार का निर्माण कराया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ जाता है कि चीन की महान दीवार का निर्माण किसने? चीन वंश के शासक शी हुआंगटी ने। चीन में राजा को वांग कहा जाता था। चीन के लोगों का मुख्य काम कृषि और पशुपालन था। चीन के लोग अपने अलावा किसी भी अन्य जाति को सभ्य नहीं समझते थे। और एक और विशेषता है जो हमने मुख्य बिंदु है, चीन के लोग बहुदेववादी थे, अर्थात वे अलग अलग प्राकृतिक देवी देवताओं की पूजा करते थे। धन्यवाद, नमस्कार।